रिलेशन के चैप्टर में ऑलरेडी हम लोग 4 टॉपिक स्टडी कर चुके हैं। द वेरी फर्स्ट टॉपिक वाज इंट्रोडक्शन टू रिलेशन, जिसमें मैंने डोमेन, रेंज, इन सब चीजों की बात की थी। सेकंड टॉपिक वाज आर रिलेटिव सेट्स, थर्ड टॉपिक वाज ऑपरेशंस ऑन रिलेशन एंड द फोर्थ टॉपिक वाज 8 वेज टू रिप्रेजेंट रिलेशंस। ठीक है, ये 4 टॉपिक्स हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम लोग 5th टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन और यू कैन से टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, आपको आई थिंक पता होंगे टाइप्स, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, एंटीसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक। ये 5 कैटेगरी हमें डिटेल में अच्छे से पढ़नी है। और भी कुछ कुछ कैटेगरीज हैं वो मैं आपको आराम से दिखाता रहूंगा। इस वीडियो में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे इन सब चीजों की। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मान के चलना गेट में बहुत बार क्वेश्चन पुट हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, भर भर के क्वेश्चन मिलेंगे आपको इस टॉपिक से, तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से और बहुत आराम से पढ़ना। ठीक है, बट वही बात है, मैं इसको स्टार्ट करने से पहले मैं प्रीवियस क्लास की आपको समरी दूंगा, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे 8 वेज। उन 8 वेज की मैं आपको समरी देता हूं, फिर मैं अपनी प्रॉपर्टीज को डिटेल में स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, ओके। तो देखो भाई, फर्स्ट था हमारे पास टोटल 8 वेज थे ना रिलेशन को रिप्रेजेंट कराने के। द वेरी फर्स्ट वे वाज लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड में क्या होता था भाई, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं रिलेशन के अंदर सारे उठा के लिख दो और उसका एक सेट बना दो। ये देखो, जैसे मेरे पास 2 ही ऑर्डर्ड पेयर्स थे तो मैंने लिख लिया, एज्यूम कर लिया जैसे 2 ऑर्डर पेयर्स हैं और इसको हम लोग एक सेट की फॉर्मेट में लिख देंगे, मतलब कर्ली ब्रैकेट्स में बंद कर देंगे। ठीक है, तो बस ये हमारा लिस्टिंग मेथड। ऑब्वियसली फाइनाइट रिलेशन पे काम आएगा, इनफाइनाइट पे काम नहीं आ सकता। इनफाइनाइट होंगे तो सारे इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर्स को हम लिस्ट कर ही नहीं सकते। ठीक है, कॉमन सेंस की बात है। अच्छा, नेक्स्ट होता था स्टेटमेंट मेथड। स्टेटमेंट मेथड मतलब कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज में आप स्टेटमेंट लिख दो, बट वो अनएम्बिगुअस होना चाहिए, उसका डुअल मीनिंग नहीं होना चाहिए और आपको एक्जैक्टली क्लियर होना चाहिए कि हम वहां पे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बोलूं कि मेक रिलेशन ऑफ पर्संस, 2 सेट ऑफ पर्संस है हमारे पास, मेक रिलेशन वन, जैसे हम कहते हैं कि एक इंटेलिजेंट पर्सन ले लो और एक नॉन इंटेलिजेंट पर्सन ले लो, उनकी एक रिलेशन बनाने की कोशिश करो एंड सो ऑन। तो वही बात आएगी, हमें समझ नहीं आएगा कि एग्जैक्टली इंटेलिजेंट पर्सन के सेट में कौन कौन से आदमी हैं और नॉन इंटेलिजेंट पर्सन के सेट में कौन कौन से आदमी हैं एंड सो ऑन। तो वहीं पे सारी कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी। तो इंग्लिश मतलब सिंपल, आप समझ पा रहे हो ना, मतलब मैथमेटिकली प्रिसाइज होनी चाहिए बस। ठीक है, इंग्लिश ऐसे नहीं बना देनी, कुछ स्टेटमेंट कुछ भी ऐसे बना के खड़ा कर दो, वो रिलेशन नहीं बनेगी। मैथमेटिकली एकदम प्रिसाइज होनी चाहिए। जैसे मैंने सिंपल आपको लिख के दिखाया कि एक्स इज रिलेटेड टू वाई इफ एंड ओनली इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई ऑन जेड। ऑन जेड मतलब ऑन इंटीजर नंबर्स। ठीक है, तो स्टेटमेंट मेथड से भी ऑब्वियसली आप समझ पा रहे हो कि हर टाइप की रिलेशन को मैं रिप्रेजेंट करा सकता हूं। अच्छा जी, सेट बिल्डर फॉर्मेट। सेट बिल्डर फॉर्मेट आई थिंक पता होगा सबको, है ना, जो हम सेट्स में पढ़ते थे। सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका था एक सेट बिल्डर फॉर्मेट। इसमें क्या होता था, जैसे हम लिखते हैं आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, मतलब एक्स कॉमा वाई टाइप से ऑर्डर पेयर होंगे और खास बात ये होगी कि एक्स मस्ट बी लेस देन इक्वल टू वाई ऑन जेड। तो देखते आपको समझ में आ रहा होगा हम यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। जेड मतलब वही इंटीजर का सेट। ठीक है, तो ऑब्वियसली ऑल टाइप ऑफ रिलेशन पे ये काम करेगी। अच्छा, मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड मैंने आपको बताया था, जैसे हम ये यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फर्स्ट सेट ए और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेकेंड सेट दैट इज बी। तो रिलेशन विल बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो जो पहला सेट है वो यहाँ लिखना है और जो दूसरा सेट है वो यहाँ लिखना है। तो हम सीधा कॉमन सेंस सोच पा रहे हो, 1 4 इज प्रेजेंट, है ना, इसलिए हमने 1 लिखा है। 1 5 इज प्रेजेंट, इसलिए 1 लिखा है। 1 6 इज एब्सेंट, तो हमने 0 डाल दिया एंड सो ऑन। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। और ऑब्वियसली इससे हम लोग फाइनाइट रिलेशन को रिप्रेजेंट करा पाएंगे। इनफाइनाइट रिलेशन कैसे दिखाओगे भाई, इनफाइनाइट मैट्रिक्स नाम की कोई चीज नहीं होती, या इनफाइनाइट नंबर्स कहां से लिखोगे आप। ठीक है, चलो ठीक है, आई थिंक समझ गए होगे। अच्छा, उसके बाद डायग्राफ मैंने दिखाया था आपको। डायग्राफ में क्या करना होता है भाई, जैसे रिलेशन है हमारे पास, ऐसे समझो, देखो सेट ए के अंदर हमारे पास 1 2 3 4 4 एलिमेंट थे। तो पेरेंट सेट में 4 एलिमेंट थे, तो हमें 4 नोट्स दिखानी होगी ग्राफ के अंदर। और जो हमारी रिलेशन थी वो क्या थी जी, देखो 1 2, ठीक है, 2 3 और 1 3। ठीक है, रफली लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो ये 3 ऑर्डर पेयर थे हमारे पास सिर्फ रिलेशन के अंदर। तो हम उसको कैसे दिखा रहे हैं हमें, देख रहे हो, 1 से 2, 2 से 3 और 1 से 3। अब 4 आपको साथ याद रखना प्लीज, डायग्राफ में बनाना पड़ेगा, बेशक इसका यूज हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था सेट ए में जो पेरेंट सेट में जितने एलिमेंट्स होंगे हमें उतनी नोट्स बनानी होगी ग्राफ के अंदर, और जो रिलेशन होगी वो हम लोग एरो के हेल्प से या यू कैन से एजेस की हेल्प से रिप्रेजेंट करा रहे हैं। डायग्राफ है ना, तो डायरेक्टेड एरो हमें दिखाने होते हैं लाइक दिस। ठीक है, समझ रहे हो आई थिंक आप लोग, है ना, सीधी सी बात है। और ये फाइनाइट रिलेशन पे ही काम करेगा, इनफाइनाइट पे कैसे काम कराओगे भाई, इनफाइनाइट नोट्स तो हम बना नहीं सकते ग्राफ के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, और जनरली ये किस काम आती थी भाई, टाइप्स ऑफ रिलेशन पहचानना बड़ा इजी हो जाता था। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, वो हम बड़ी जल्दी आराम से पता लगाएंगे। जब मैं टाइप्स में आऊंगा तो आपको समझा दूंगा ये पॉइंट। ठीक है, अच्छा जी, एरो डायग्राम। एरो डायग्राम भी फाइनाइट रिलेशन के लिए काम आता था। ये बेसिकली टाइप ऑफ फंक्शन पहचानने में हमें काफी आसानी होती थी। इस टाइप से अगर हम रिलेशन को शो करें तो फंक्शंस की टाइप पहचानना आसान हो जाएगा, क्योंकि देखो फंक्शन क्या होते हैं, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन ही होते हैं, है ना। तो जैसे ऑन टू फंक्शन है,
वन वन फंक्शन है, वो सारी चीजें मैं फंक्शन में डिटेल में आपको समझाऊंगा। बट अभी सिर्फ समझ लो कि हमारे पास ये भी एक तरीका है रिलेशन को शो करने का। आई थिंक आप समझ रहे होगे, सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट है, बी में 4 5 6 है, तो 1 4 से 1 5 से और 2 4 से ये सब एलिमेंट्स है हमारे रिलेशन के अंदर। ठीक है, तो 3 ऑर्डर पेयर है भाई, 1 4 1 5 और 2 4। ठीक है, तो जितने एरो होंगे उतने हमारे पास ऑर्डर पेयर होंगे। आई थिंक बेसिक सी बात है, समझ पा रहे होंगे। दिस इज ऑल अबाउट एरो डायग्राम। ग्राफ मेथड से हम लोग क्या करते थे, मैंने आपको बताया था, अनकाउंटेबली इनफाइनाइट रिलेशंस को बड़े आराम से हम शो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, और ये हर एक टाइप की रिलेशन के लिए काम आएगा। ठीक है, क्योंकि ये देखो, ये तो फाइनाइट आएगा ही आएगा, क्योंकि अगर इनफाइनाइट सेट होगा तो हम यहाँ पे इनफाइनाइट सेट दिखा भी नहीं पाएंगे, लेकिन ग्राफ से चाहे फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट हो, हम किसी भी टाइप की रिलेशन को आराम से शो कर सकते हैं। आई थिंक ये सबको पता होगा, बेसिक सी बात है। जैसे मैंने लिखा x इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑन आर, आर मतलब रियल नंबर पे है ये, तो रियल नंबर है तो आपको पता होगा रियल नंबर अनकाउंटेबल इनफाइनाइट सेट है। ये सब चीजें वैसे डिटेल में आपको समझाऊंगा मैं, काउंटेबल अनकाउंटेबल टीओसी में बताऊंगा, बट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको पहले सेट में भी दे रखी है। ठीक है, और भी डीबीएमएस में मैंने आपको बताया था, रादर लगभग हर सब्जेक्ट में मैंने आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया दिया है काउंटेबल अनकाउंटेबल के बारे में। ठीक है जी, तो आप जैसे देखो ये अनकाउंटेबल सेट है, तो आर क्रॉस आर भी देखो, आर इज अनकाउंटेबल, तो आर क्रॉस आर भी ऑब्वियसली अनकाउंटेबल सेट ही होगा। तो जैसे ये हमने ये कार्टेशियन प्लेन बना दिया है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो यहाँ पे ये भी रियल नंबर का सेट है, ये भी रियल नंबर है, ये एक किस्म से लाइन समझ लो आप। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे रियल नंबर चल रहे हैं, तो आर क्रॉस आर ये पूरा कार्टेशियन प्लेन बन गया। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होगा, ये हमने ग्राफ खींच के दिखा दिया। मैंने आपको जब स्टार्टिंग में रिलेशंस पढ़ाई थी, बिल्कुल स्टार्ट करा था जब मैंने इंट्रोडक्शन टू रिलेशन, जहाँ पे डोमेन रेंज निकालने सिखाई थी आपको, वहां पे मैंने सारा कुछ अच्छे से समझाया था। ग्राफ की हेल्प से कोई भी रिलेशन आ जाए, आप डोमेन रेंज बड़े आराम से निकाल लेते हैं उसकी, है ना, बहुत इजीली हम लोग कर पाते हैं। चीजें डिटेल में बार बार नहीं घुस रहा हूँ, वीडियो तो बस लंबा होगा। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको सारा कुछ अच्छे से समझाया था, है ना। अगर नहीं समझ आ रहा, नहीं याद आ रहा, तो प्लीज मेरा वीडियो देखो, इंट्रोडक्शन टू रिलेशंस पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में मैंने आपको इसी चीज समझाई थी। डोमेन रेंज बहुत आराम से हमने यहाँ पे निकाल के दिखा दी थी आपको। ठीक है, ओके जी। तो फाइनली हम क्या कहेंगे भाई, जो पॉइंट्स कर्व पे हैं वो तो रिलेशन का पार्ट है, और जो पॉइंट्स कर्व पे नहीं है वो रिलेशन का पार्ट नहीं है। मतलब ये सारा कुछ, ठीक है, ये कर्व पे है ना, तो ये सारे के सारे हमारे रिलेशन का पार्ट है। ठीक है, बट ये पॉइंट बहुत सारे अनकाउंटेबली इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं भाई, ये सारे जो कि रिलेशन में नहीं है। ठीक है, तो रिलेशन इटसेल्फ इज आल्सो अनकाउंटेबली इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर जो बन रहे हैं ये सब अनकाउंटेबली इनफाइनाइट है। ठीक है, क्योंकि हम इनको लिस्ट डाउन नहीं कर सकते, अच्छे से बता नहीं सकते पहला एलिमेंट कौन सा है, दूसरा कौन सा है, एंड सो ऑन। और जो पॉइंट्स कर्व पे नहीं है वो भी सारे अनकाउंटेबली इनफाइनाइट है। ठीक है, आई थिंक समझ रहे होगे कि ये बेसिक है, मैं चीजें डिटेल में ज्यादा नहीं घुसना चाह रहा, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो एक पॉइंट आपके मन में आ सकता है कि हम अनकाउंटेबली इनफाइनाइट रिलेशन को ही इससे रिप्रेजेंट क्यों करवा रहे हैं। मैंने ऐसे तो बोल दिया कि हर टाइप की रिलेशन हम ग्राफ से रिप्रेजेंट करा सकते हैं, बट ज्यादातर हम इसका यूज सिर्फ अनकाउंटेबली इनफाइनाइट रिलेशन के लिए ही करेंगे। देखो, काउंटेबली इनफाइनाइट हो या फाइनाइट रिलेशन हो, हम उनके लिए ग्राफ का ज्यादा यूज नहीं करते हैं। आप कॉमन सेंस से सोच पा रहे होगे, जैसे सपोज करो मैं आपको बोल देता यहीं पे कि ऑन जेड, ठीक है, मतलब यू कैन से इंटीजर्स का सेट, तो फिर रिलेशन कैसे बनती भाई, जेड क्रॉस जेड पे बनती है ना। अगर जेड क्रॉस जेड पे बनती तो हम ये देख पा रहे, ये ना ग्राफ जब हम खींचते तो ये लाइन स्ट्रेट ना आती, डॉट्स आते, जैसे 1 होता, फिर जैसे देखो 1 और 1, ठीक है, उसके बाद फिर 2 और 4, तो यहाँ पे पॉइंट होता। तो मैं अब इसको ज्वाइन नहीं कर सकता, अगर मैं ज्वाइन करवा रहा हूं तो इसका मतलब बीच में सारे के सारे पॉइंट्स जो आए हैं, ये देखो 1.1 1.2 1.3 डॉट डॉट डॉट, ये सारे के सारे पॉइंट्स मेरे को इंक्लूड करे हैं। इनडायरेक्टली यही मतलब होता है ज्वाइन करवाने का। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट लिया और यहाँ पे पॉइंट लिया और ज्वाइन करवा रहा हूँ, तो सारे के सारे बीच में मैंने पॉइंट्स ले ली, तो मतलब वही बात आएगी अनकाउंटेबली इनफाइनाइट वाली। तो ये अनकाउंटेबली इनफाइनाइट सेट नहीं है भाई, ये तो फाइनाइट सेट, सॉरी इनफाइनाइट सेट है, बट इट इज काउंटेबल। पहला दूसरा तीसरा हम लोग पहचान सकते हैं, सिंपल, वो तो डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट का मतलब पॉइंट्स में आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, पहला पॉइंट कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, एंड सो ऑन। लाइन क्या होती है भाई, लाइन होती है इनफाइनाइट पॉइंट्स को मिलाकर के लाइन बनती है। जैसे देखो मैंने लाइन खींची है, तो अब आप मुझे बता सकते हो पहला पॉइंट कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा, हम नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि तो कंटिन्यूअस है भाई। तो जो z क्रॉस z सेट है वो डिस्क्रीट सेट है, अनकाउंटेबली इनफाइनाइट नहीं है, वो काउंटेबल है। ठीक है, काउंटेबली इनफाइनाइट है। तो z क्रॉस z सेट जब हम लेके आएंगे, तो इसलिए आप समझ पा रहे हो, हम यहाँ पे मैं दोबारा से बना के दिखाता हूँ। तो ये 1 2 2 4 है ना, 3 9 ऐसे ही पॉइंट्स रह जाएंगे। तो क्या है ये, आपको अच्छा नहीं लगेगा ना, ग्राफ में ऐसे बना तो दूंगा बट ये क्या ग्राफ है ना, अच्छा सा नहीं लगेगा आपको। तो हम इनको ज्वाइन तो करने से, मैंने भी आपको बताया, ज्वाइन कर दोगे तो वही बात आएगी अनकाउंटेबली इनफाइनाइट वाली बात, तो हमने वो तो करना नहीं है, काउंटेबली इनफाइनाइट है ये, तो इसलिए हम ज्वाइन नहीं करवा पाएंगे इनको, तो ज्यादा ब्यूटीफुल और अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हम ज्यादातर जो ग्राफ है उनको यूसीआई के लिए यूज करते हैं, काउंटेबली इनफाइनाइट के लिए यूज नहीं करते हैं।
ठीक है। अच्छा, और अगर ठीक है, चलो मैं इसमें ज्यादा नहीं घुसता, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, ब्यूटीफुल नहीं लगेगा और कुछ नहीं। जैसे आप ये मान लो, ये देखो, जैसे मैं बोल देता हूँ y इज लेस देन इक्वल टू x, ठीक है। और या चलो देखो मैं प्रॉपरली लिख के दिखा देता हूँ आपको। जैसे हम सेट ए ले लेते हैं, ठीक है, मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको। देखो सेट ए में 1 2 3 और 4 चार एलिमेंट है, ठीक है। और मैं आपको कहता हूं कि x इज रिलेटेड टू y इफ एंड ओनली इफ y इज लेस देन और इक्वल टू x, ठीक है। मतलब x बड़ा होना चाहिए y से, ठीक है ना। तो देखो जैसे हम ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पे फिर हम सिर्फ चार ही पॉइंट ले पाएंगे, 1 2 3 एंड 4। और यहाँ पे भी वही 1 2 3 4। मैसी हो रहा है भाई, जगह नहीं है मेरे पास इतनी, कोशिश करता हूँ मैं बनाने की इसको। 1 2 3 4, ठीक है, हमने चार पॉइंट्स ले लिए। अच्छा, तो x बड़ा होना चाहिए y से, तो देखो जैसे बड़ा या बराबर, तो 1 पॉइंट आएगा, है ना। अच्छा, उसके बाद फिर x 2 1 ये वाला पॉइंट आएगा, 3 1 आएगा, 4 1 आएगा, फिर 1 2 नहीं आएगा, 2 2 आएगा, 2 3 आएगा। देख रहे हो ये क्या है, ये क्या ग्राफ कर रहा है, देख पा रहे हो। तो मतलब ये कोई ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं बना ना, क्योंकि ज्वाइन तो हम कर नहीं सकते किसी चीज को, है ना। तो ये ऐसे डिस्क्रीट पॉइंट्स रह जाएंगे, तो ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं लगेगा। रिप्रेजेंट में सब कुछ करा सकता हूँ, बट ज्यादा अच्छा और मीनिंगफुल, ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं नजर आता। इसलिए ज्यादातर हम लोग अनकाउंटेबली इनफाइनाइट रिलेशंस को ही ग्राफ की हेल्प से शो करते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। आप जैसे देखो, अगर ये z मतलब जैसे रिलेशन रियल नंबर्स पे ही होती और यही होती, y इज लेस देन इक्वल टू x या y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, जो मर्जी मान लो। चलो मैं यहाँ दिखाता हूँ, देखो भाई, चलो यहाँ यहाँ दिखाता हूँ, देखो, ठीक है। रियल नंबर पे हम लोग रिलेशन ले लेते हैं, y इज से ग्रेटर देन और इक्वल टू x, मैंने ये मान लिया, ठीक है। y ग्रेटर देन इक्वल टू x आप ग्राफ से कैसे दिखाओगे भाई, रियल नंबर पे है ये, मैं बार बार बोल रहा हूँ, रियल नंबर पे होगी। तो देखो भाई, हम पहले y इज इक्वल टू x लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो इस सारे के सारे पॉइंट्स हमारे पास रिलेशन के अंदर होंगे। और क्योंकि y बड़ा या बराबर है x से, तो ये सारा ग्राफ, ये सब कुछ, ठीक है, ये सारा शेडेड रीजन हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। रफली बोल रहा हूँ, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, प्लीज आप समझ पा रहे हो गया ना। तो हम ग्राफ से एक किस्म से दिखा पा रहे हैं, क्योंकि कंटिन्यूस हो रहा है बस, और कुछ नहीं, है ना, इसलिए हम सब दिखा पा रहे हैं। बट वही बात अगर डिस्क्रीट होता, मतलब ये हम z क्रॉस z पे मान लेते, है ना, तो फिर प्रॉब्लम आती, हमें सारे पॉइंट्स ड्रॉ कर करके बोलने पड़ते, तो ऑब्वियसली हम सारे पॉइंट्स ड्रॉ नहीं कर पाते, बट शेड करके तो हम लोग आराम से भाग सकते हैं, ठीक है, ये रीजन होता है। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो वही चीज है, ज्यादातर हम अनकाउंटेबल इनफाइनाइट रिलेशन के लिए शो करेंगे, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा बोल चुका हूँ, वैसे मेरे को इतना ज्यादा बोलना नहीं चाहिए था, बट पता नहीं मेरे माइंड में बातें आ रही थी तो मैंने बोल दिया, ठीक है। बेसिक बेसिक सी बातें आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग। अच्छा, टेबल मेथड नेक्स्ट है। टेबल मेथड मैंने आपको बताया था सिर्फ फाइनाइट रिलेशन पे ही काम आएगा, है ना, और ज्यादातर ये साइंटिफिक एप्लीकेशंस में यूज होता है, प्रिडिक्शंस के लिए, है ना। करंट है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हमने घटाया बढ़ाया तो करंट पे क्या असर आएगा, एंड ऑन। और ज्यादातर सब फंक्शंस में इन चीजों को यूज ज्यादा होगा, ठीक है। टेबल ज्यादातर हम लोग फंक्शंस के लिए ज्यादातर बनाते हैं, ठीक है। आई थिंक मेरे को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, आपको समझ में आ गया होगा। दैट्स इट। तो ये हमारी समरी होगी प्रीवियस क्लास की। अब मैं साइड में होता हूँ, आप प्लीज इस समरी को फटाफट से नोट डाउन करो, और उसके बाद फिर मैं अपना एक्चुअल टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, दैट इज टाइप्स ऑफ रिलेशंस, ठीक है। ओके, मैं साइड में हो रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। आई थिंक आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। मैं इस चीज को हटाता हूँ, और अब हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशंस को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। टाइप्स बोलो या प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये टॉपिक ना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको बहुत ध्यान से और बहुत आराम से पढ़ना। बहुत बार इसमें गेट में क्वेश्चन पुट हुए हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ना इनको, ठीक है जी। तो मैंने आपको बताया था वैसे कि हमने 5 टाइप्स की रिलेशंस पढ़नी है। मेनली 5 टाइप हैं, बाकी और भी टाइप्स हैं, धीरे धीरे मैं उनको भी बताता रहूंगा, बट मेनली हमने 5 टाइप्स पढ़नी है, ठीक है। मैं बताता हूँ कौन कौन सी है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे भाई, टाइप्स बोलो या प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशंस बोलो, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन। Okay, so the very first will be reflexive, second will be symmetric, third will be transitive, reflexive, symmetric, transitive, antisymmetric, and then asymmetric, ठीक है। और एक सिक्स्थ कैटेगरी में आपको और पढ़ा दूंगा, सिक्स्थ टाइप, दैट इज इररिफ्लेक्सिव, ठीक है, इररिफ्लेक्सिव। ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट फिर भी हमें पढ़नी चाहिए, क्योंकि कुछ स्किप नहीं करना हमने, मैंने आपको बताया स्किप तो कुछ करना ही नहीं होता,
गेट में कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है। तो प्लीज इन 6 की 6 कैटेगरी को हमें बहुत ध्यान से बहुत आराम से पढ़ना है, ठीक है। तो शॉर्टकट में बता देता हूँ, रिफ्लेक्सिव को मैं रिप्रेजेंट कराऊंगा आर से, ठीक है, सिमेट्रिक को एस से, ट्रांजिटिव को टी से, एंटी सिमेट्रिक को ए टी एस से, एसिमेट्रिक को ए एस से और इररिफ्लेक्सिव को आई आर से, ठीक है। तो मैं पूरा वर्ड नहीं लिखूंगा अब लेक्चर्स में, इररिफ्लेक्सिव इतना बड़ा वर्ड लिखने में टाइम पास होता है, तो मैं आई आर से रिप्रेजेंट कराऊंगा, सिमेट्रिक को एस से, रिफ्लेक्सिव को आर से, ट्रांजिटिव को टी से, एसिमेट्रिक को एटीएस और एसिमेट्रिक को एएस से, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है जी। तो कुछ बातें ना आपको ध्यान रखनी है। तो द वेरी फर्स्ट रादर मैं आपको 3 पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको हमेशा माइंड में रखने हैं इन टाइप्स से रिलेटेड। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज, ये जो टाइप्स या प्रॉपर्टीज है ना, ये वैलिड सिर्फ तभी होंगी जब रिलेशन सेम सेट पे होगी। तो पहला पॉइंट क्या है अभी, these properties are valid only if R is on same set, ठीक है, सेम सेट पे होना चाहिए भाई, डिफरेंट सेट पे होगी तो बात नहीं बनेगी। मतलब सेम सेट का मतलब समझ पा रहे हो ना, जैसे दिस रिलेशन कैन बी सबसेट ऑफ आर क्रॉस आर, मतलब रियल नंबर्स है तो रियल नंबर पे रिलेशन होगी तो हम कहेंगे आर क्रॉस आर का सबसेट हो सकता है, या यू कैन से इंटीजर्स पे हम बोल रहे हैं तो हम बोलेंगे कि z क्रॉस z का सबसेट होना चाहिए, ठीक है। या फिर नेचुरल नंबर्स पे है तो नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल नंबर का सबसेट होना चाहिए रिलेशन, ठीक है। और अगर कोई फाइनाइट सेट ले रहे हैं, से सेट ए ले लेते हैं हम लोग, उस सेट ए में हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं से 1 2 3 4, तो रिलेशन मस्ट बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए एंड सो ऑन। मतलब डिफरेंट सेट से हम काम नहीं करेंगे, मतलब रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इस पे फिर मैं अगर कोई ऐसी रिलेशन है मेरे पास आर जो कि सबसेट है ए क्रॉस बी की, और उस पे मैं बोलूं कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव क्या है, आप नहीं बता सकते, ठीक है। इन पे ये वैलिड ही नहीं होती, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है, जो प्रॉपर्टीज हैं या टाइप्स ऑफ रिलेशन है हम सिर्फ तब पढ़ेंगे जब रिलेशन आर इज ऑन सेम सेट, ठीक है। आई थिंक समझ गए पॉइंट। और सेम सेट कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर का हो, इंटीजर हो, नेचुरल नंबर हो, कोई भी हो, इट हार्डली मैटर्स टू मी, बट सेम सेट होना चाहिए। इवन फाइनाइट सेट भी चलेंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। बट बार बार बोल रहा हूं क्या होना चाहिए, सेम सेट होना चाहिए, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है जी। तो ये तो है जी फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जो ये प्रॉपर्टीज है ना, ये वैलिड है किसी भी टाइप की रिलेशन पे, ठीक है। प्रॉपर्टीज आर वैलिड ऑन किसी भी टाइप, मतलब वैलिड ऑन से अनकाउंटेबली इनफाइनाइट रिलेशन, काउंटेबली इनफाइनाइट रिलेशन, फाइनाइट रिलेशन, किसी भी टाइप की हो, ठीक है। चाहे अनकाउंटेबली इनफाइनाइट हो, चाहे काउंटेबली इनफाइनाइट हो, चाहे फाइनाइट रिलेशन, कैसी भी हो, उन पे ये प्रॉपर्टी हम लोग चला सकते हैं। बट खास बात क्या है कि वो सेम सेट पे होनी चाहिए। जैसे देखो आर क्रॉस आर का अगर मैं सबसेट कोई बनाता हूं, से मैं बोल देता हूं से r is equal to x, y such that y is equal to x square, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल वैसे प्रीवियस क्लास में भी दिखाया था, ठीक है। अगर हम कुछ इस टाइप से रिलेशन मानते हो तो क्लियरली ये रिलेशन r जो है, अच्छा बोल देता हूँ साथ साथ, ऑन r क्रॉस r, तो ये कंफ्यूज करेगा आपको, मैं s ले लेता हूँ, ठीक है। रिलेशन s है x, y such that y is equal to x square on r क्रॉस r। तो ये जो S रिलेशन है, दिस इज अनकाउंटेबली इनफाइनाइट। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, है ना। मैंने अभी वैसे आपको थोड़ी देर पहले बना के भी दिखाया था, ग्राफ बनाया था हमने, पैराबोला बना था, तो अनकाउंटेबली इनफाइनाइट रिलेशन है, ठीक है जी। इस रिलेशन पे मैं इन प्रॉपर्टीज की चेकिंग कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। काउंटेबली इनफाइनाइट हो तो भी चलेगा, जैसे यही रिलेशन S हमारे पास से Z क्रॉस Z पे होती तो काउंटेबली इनफाइनाइट हो जाती, या यही रिलेशन अगर ये 1 2 3 4 सेट पे होती, मतलब A क्रॉस A पे होती, हम यहाँ बोल सकते थे ना A क्रॉस A, तो ये फाइनाइट रिलेशन हो जाती, तो किसी पे भी चलेगा, ठीक है। इट हार्डली मैटर्स टू मी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो दीस प्रॉपर्टीज आर वैलिड ऑन अनकाउंटेबली इनफाइनाइट, काउंटेबली इनफाइनाइट और फाइनाइट रिलेशन, किसी भी टाइप की रिलेशन हो ये चलेंगे। अच्छा जी, और थर्ड पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेरेंट सेट मस्ट बी गिवन, पेरेंट सेट मस्ट बी गिवन। बिना पेरेंट सेट के आप इन प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। अगर मैं आपको सिंपल ऐसे एक रिलेशन देता हूं, r इज इक्वल टू से 1 2 से 1 1 2 2, और मैं आपसे पूछूं क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, या ये रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं, ये ट्रांजिटिव है या नहीं, मतलब इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बोलेंगे, नो कमेंट्स, मुझे नहीं पता ये रिलेशन क्या है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पेरेंट सेट नहीं दिया। अगर मैंने आपको पेरेंट सेट दे दिया, मैंने बोल दिया a1, 2, और मैं बोलता हूं रिलेशन R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A, और मैं आपसे अब ये क्वेश्चन पूछूं, अब ये क्वेश्चन, ठीक है, अब मैं इन सारे क्वेश्चंस का आंसर कर पाऊंगा, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या सिमेट्रिक है, क्या ट्रांजिटिव है, एंड सो ऑन।
ठीक है। अगर आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो तो मैं यही आपसे पूछता हूं, जैसे रिफ्लेक्सिव के बारे में अगर आपको पता हो तो रिफ्लेक्सिव क्या कहते हैं भाई, हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। तो अगर ए सेट है 1,2 और मैं आपसे पूछूं ये जो रिलेशन मैंने दिया 1,1 2,2 तो आप बोलेंगे इट इज रिफ्लेक्सिव। बट अगर मैं यहीं पे सेट ए में 3 साथ और डाल दूं 1 2 3, अगर मैं यहाँ ये कर लेता, अब मैं आपसे ये रिलेशन पूछूं तो आप बोलेंगे रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो देख पा रहे हो पेरेंट सेट का कितना बड़ा रोल है। तो कभी रिफ्लेक्सिव आएगी कभी नहीं आएगी। तो ये सब चीजें सारी चीजें पेरेंट सेट पे डिपेंडेंट हैं। तो जब तक मैं आपको पेरेंट सेट नहीं दूंगा तब तक आप नहीं बोलेंगे कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव है या क्या है। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए, मैंने काफी स्ट्रेस देके ये बात बोली है। तो प्लीज आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि पेरेंट सेट मस्ट बी गिवन। और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे टीचर्स पढ़ाने में मिस्टेक करते हैं, वो पेरेंट सेट दिए बिना ही क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं और बच्चे भी सारे आंसर करते चले जाते हैं। बट मेरी आदत ये रहेगी, मैं कभी भी इस टाइप से नहीं आपको पूछूंगा, मतलब कोई भी रिलेशन देकर ऐसे पूछ लूं कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है। अगर बाय चांस गलती से मैं दे भी देता हूं तो आप मुझे से पूछेंगे कि सर किस सेट की आप बात कर रहे हो, ऐसे कैसे मैं बोल दूं रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक। तो बिना सेट दिए आपको बात करनी नहीं है। अगर बाय चांस वीडियो में मेरे से गलती होती भी है तो प्लीज आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, क्योंकि अब तो यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन क्लासेस तो है नहीं। ऑफलाइन क्लासेस में तो इमीडिएटली स्टूडेंट बोल देते थे कि सर बताओ किस सेट पे। कई बार मेरे से मिस्टेक हो भी जाती थी पढ़ाते पढ़ाते, है ना, जब फ्लो में चल रहे होते हैं, काफी देर से पढ़ा रहे हैं तो दिमाग भी थक जाता है और कुछ कुछ मतलब मुंह से गलत बात निकल भी आती है। बट ठीक है, जब भी मैं वैसे बोलूंगा नहीं, पूरा ध्यान रखूंगा। बट स्टिल आपको बहुत ध्यान रखना है, कभी भी क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या ये रिलेशन सिमेट्रिक है एंड सो ऑन, पहला क्वेश्चन आपके माइंड में क्या आएगा, कौन सा सेट। ठीक है, जब तक पेरेंट सेट नहीं देंगे हम बातें नहीं करेंगे। आई थिंक आप समझ गए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। चलो ठीक है जी, दैट्स इट। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको बहुत ध्यान से इंपॉर्टेंट है, माइंड में रखने हैं। मैं साइड में होता हूं, फटाफट से इन सब चीजों को नोट डाउन करो, उसके बाद मैं आपके साथ रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डिटेल स्टडी स्टार्ट करता हूं। ठीक है, ओके ठीक है, आई थिंक नोट डाउन कर लिया होगा आपने। मैं हटाता हूं इसको और अब हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डिटेल स्टडी स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो देखेंगे कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होती है और कब नहीं होती है एंड सो ऑन। बहुत सिंपल है ये, आपको एक झटके में समझ में आ जाएगी, इसमें ज्यादा कोई टेक्निकलिटी है नहीं। ठीक है, तो द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन में स्टार्ट कर रहा हूं, दैट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगी, मैं प्रॉपर डेफिनेशन लिखता हूं। देखो, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए, देखा डेफिनेशन में ये बात आ रही है, ऑन सेट ए। ठीक है, मतलब सेम सेट पे है और सेट गिवन होना चाहिए, बिना सेट के मैं बातें कर ही नहीं सकता। ठीक है, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव, इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव if and only if, if and only if for all x belongs to a, x must be related to x। ठीक है, हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए, ये वर्ड ध्यान रखना। फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू, जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट ए में, हर एक एलिमेंट के लिए क्या खास बात होना चाहिए कि x मस्ट बी रिलेटेड टू x, मतलब खुद से वो रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, सिंपल बात है। चलो अब फटाफट से क्वेश्चंस कराता हूं, थोड़ी सी आपको पहचान हो जाएगी। सिंपल बात है एकदम, कोई दिक्कत है ही नहीं, बट स्टिल मैं दिखाता हूं। लो 1,2, जैसे मैंने अभी आपको प्रीवियस थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था, वही से मैं आपको शुरुआत कर रहा हूं। सेट ए है 1,2 और मैं बोलता हूं कि आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, वो सब बेसिक बात है तो मैं बार बार नहीं बोलूंगा, ऑब्वियसली बात है। पेरेंट सेट दे दिया तो आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए ओनली। ठीक है, बोलू ना बोलू इट हार्डली मैटर्स टू मी, बात ऑब्वियस आपको मान के चलनी है यहाँ पे। अच्छा जी, अब मैं यहाँ से क्या बोलता हूँ, से रिलेशन आर है, उसके अंदर है जी 1,1 2,2। बताओ भाई क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, देखते हैं बताओगे। हाँ जी बिल्कुल है जी, क्यों, क्योंकि दो एलिमेंट थे 1 और 2 और हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड है, बस बात खत्म होगी। मैं इसको R1 बोल देता हूँ। R2 रिलेशन में उठाता हूँ, से 1,1 2,2 से 1,2। हाँ जी बताओ भाई क्या ये रिफ्लेक्सिव है, हाँ जी बिल्कुल है जी, कोई दिक्कत नहीं है। आलतू फालतू एलिमेंट्स जितने मर्जी डालते रहो, जितने मर्जी ऑर्डर पे डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी खास बात क्या, कंडीशन क्या है कि हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए था, बस। यहाँ पे देखो हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड है ना, मेरा काम खत्म है। आप 1 2 डालो, 2 1 डालो, जो मर्जी डालो, इट हार्डली मैटर्स टू मी। ठीक है, तो आई थिंक समझ गए होगे, मेरे को ज्यादा खींचना नहीं चाहिए, तो क्लियर हो गया होगा आई थिंक आपको। अच्छा जी, तो अब यहीं पे ही मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। लेट अस सपोज माय सेट ए इज 1 2 3। ये चलो पहले इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, तो फिर नोट्स बनाने में आपको दिक्कत होगी। इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, आई थिंक नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। अब मैं आपसे पूछता हूं, से एलिमेंट हैं जी ये 1 2 और 3।
अब आप जरा मुझे समझाओ, क्या R1 रिफ्लेक्सिव है? नहीं है। क्या R2 रिफ्लेक्सिव है? नहीं है। क्यों? क्योंकि हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए था। यहाँ पे 3 और 3 कहां से रिलेटेड है भाई? यहाँ पे हमें नजर नहीं आ रहा 3,3, तो ये बात गलत होगी। ठीक है जी, तो फाइनली R3, तो देख रहे हो सेम रिलेशन रिफ्लेक्सिव निकली थी अगर पेरेंट सेट 1 2 था, और सेम रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं निकली अगर पेरेंट सेट 1 2 3 है। तो यही फायदा है पेरेंट सेट का। तो जब तक पेरेंट सेट नहीं दोगे आपने सिंपली बोलना है नो कमेंट्स। अब आप ऐसे सोचो ना, मैंने पेरेंट सेट नहीं दिया, ये पूछूं आपसे तो क्या बोलोगे आप? रिफ्लेक्सिव है या नहीं? नो कमेंट्स। मेरे को क्या पता आप मेरे सेट के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स है और क्या क्या नहीं है। ठीक है, ठीक है, आई थिंक समझ गए। अच्छा जी, R3 में मैं लेता हूं 1,1 2,2 3,3। आई थिंक आप समझ गए, दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा जो मर्जी डालते हो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा सिमिलरली एक और, चलो ये देखो भाई 1,1, बताओ भाई ये रिफ्लेक्सिव है? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि 1,1 तो डाल दिया, बट 2 और 2 कहां है और 3 और 3 कहां है भाई? है ना? तो आई थिंक समझ गए, मेरे को ज्यादा खींचना नहीं चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट सिंपल रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अच्छा, ये जो मैंने अभी तक बातें की है ना, ये मैंने बातें की हैं फाइनाइट सेट पे। ठीक है, अब मैं आपके साथ कुछ बात करता हूँ इनफाइनाइट पे। ऑब्वियसली फाइनाइट वाली चीजें गेट एग्जाम में पुट नहीं होंगी ना, है ना? आपसे ये सेट दे के आपसे पूछे कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, तो भाई कोई भी आंसर करके आ जाएगा, इसमें तो कोई टेक्निकलिटी है ही नहीं। तो मैं थोड़े से ना इनफाइनाइट रिलेशंस लेता हूं और मैं आपसे पूछता हूं, मैं देखता हूं आप लोग आंसर कर पाते हैं कि नहीं। ठीक है, चलो पहले मैं साइड में होता हूं, आप फटाफट से इस चीजों को नोट डाउन करो, उसके बाद फिर मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस कराता हूं इनफाइनाइट रिलेशंस पे। ठीक है, ओके। आई थिंक आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इस चीज को हटाता हूं और अब हम लोग कुछ कुछ इनफाइनाइट रिलेशंस के एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, वो आ सकते हैं गेट में, वो उनके चांसेस बहुत ज्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं, से रिलेशन S है, S is x, y such that y is less than or equal to x on R। ठीक है, ऑन आर मतलब रियल नंबर के सेट पे है, तो मतलब रियल नंबर क्रॉस रियल नंबर, मतलब ऐसे सबसेट ऑफ आर क्रॉस आर। ठीक है, ये बेसिक सी बात है, पता नहीं मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ। आई थिंक आपको अपने से समझ में आ जाना चाहिए। जैसे मैं ऑन आर बोलता हूँ तो आपको ये चीज मान के चलनी है। ठीक है जी, तो हमने क्या कहा है, एक्स इज लेस देन एक्स कोमा वाई सच दैट वाई इज लेस देन और इक्वल टू एक्स, मतलब एक्स बड़ा होना चाहिए वाई से या बराबर भी हो सकता है। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो कॉमन सेंस सोचो, मेरे को जरा एलिमेंट्स की पहले तो पहचान कराओ, इसमें कैसे कैसे एलिमेंट्स होंगे। तो देखो भाई, ऑब्वियसली अनकाउंटेबली इनफाइनाइट सेट है, तो मैं उसको लिस्ट डाउन तो कर ही नहीं सकता, है ना? क्योंकि मेरे को पता नहीं पहला एलिमेंट कौन सा है, दूसरा कौन सा, एंड सो ऑन। बट स्टिल मैं थोड़ा थोड़ा एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि पहला एग्जांपल है ना, तो बेसिक बेसिक सी बातें पहले मैं करता हूँ। जैसे मैं आपसे पूछूं 2,3, क्या ये प्रेजेंट होगा? नहीं होगा, है ना? अच्छा, ऐसे ही से मैं पूछूं 3,2 प्रेजेंट होगा? यस। 3,3 प्रेजेंट होगा? यस। 2,2 प्रेजेंट होगा? यस। बस ये देखना है आपको, एक्स बड़ा होना चाहिए वाई से या बराबर हो सकता है वो, है ना? तो x बड़ा है या बराबर है वाई से? हाँ जी। x बड़ा है बराबर है वाई से? हाँ जी। x बड़ा है बराबर है वाई से? यस। x बड़ा है बराबर है वाई से? नहीं, तो ये चीज नहीं आई। आई थिंक आप समझ गए। तो बस अब मैं आपसे सिंपली बोलूं कि से कोई भी नंबर उठाओ, 0.1, 0.1 ये प्रेजेंट होगा, है ना? ऐसे ही 0.2, 0.2 ये प्रेजेंट होगा, डॉट डॉट। तो मतलब सिंपली मैं आपसे पूछूं कि x इज रिलेटेड टू x फॉर ऑल x बिलोंग टू r, क्या ये बात ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा है भाई, y इज लेस देन और इक्वल टू x, तो एक किस्म से y इक्वल टू x भी चलेगा, और जब चलेगा तो आप समझ गए होगे x इज रिलेटेड टू x फॉर ऑल x बिलोंग टू r, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। r मतलब वही रियल नंबर का सेट। ठीक है, तो ठीक है जी, दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। वेरी वेरी सिंपल एग्जांपल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल उठाता हूं, चलो मैं साइड में ना, फटाफट पहले इसको नोट डाउन कर लो, यहीं पे चेंज कर दूंगा मैं। हाँ जी, ठीक है, नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखो ये, अब बताओ मेरे को, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगी? देखते ही बताओगे आप कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगी। बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है भाई, x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन y होना चाहिए। तो मतलब 2,3 तो नहीं चलेगा, 3,2 चलेगा, बट 3,3, 2,2, 0.1, 0.1, 0.2, 0.2 ये सब बिल्कुल नहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि x स्ट्रिक्टली ग्रेटर होना चाहिए। तो x इज रिलेटेड टू x फॉर ऑल x बिलोंग टू r, ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। तो ऑब्वियसली ये रिलेशन हमारे पास रिफ्लेक्सिव नहीं होगी। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलो ठीक है जी, इसको फटाफट नोट डाउन करो, फिर मैं एक आधा एग्जांपल और दिखाता हूँ आपको। ठीक है, हाँ ठीक है, तो कर लिया होगा नोट डाउन, हटाता हूँ मैं इसको। हाँ जी, अब अगर मैं आपसे यहीं पे पूछूं कि से, अच्छा ये चीज ना आप प्लीज, मैंने शायद बोली नहीं है, आप समझ गए होंगे कि ऑन आर मैंने बोला था, तो ऑन जेड में दे दूं तो भी आपको कोई टेंशन नहीं आएगी, क्योंकि मेरे ख्याल बहुत बेसिक बात है, इतना मेरे को बोलना भी नहीं चाहिए कि स्ट्रिक्टली ग्रेटर का है ना, तो इक्वल वाली तो कोई बात ही नहीं है। तो ठीक है जी, ये बात नहीं बनेगी, है ना? रिफ्लेक्सिव नहीं आएगी। अच्छा, लेस देन इक्वल टू एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई बोल दूं, या वाई लेस देन इक्वल टू एक्स बोल दूं, तो वहां पे ऑन जेड बोलूं, ऑन आर बोलूं, कोई भी सेट बोलूं, आपकी बात बनती चली जाएगी, क्योंकि इक्वल वाले एलिमेंट्स हमेशा आएंगे ही आएंगे। ठीक है जी, चलो ठीक है, और मेरे को नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अगर मैं आपको बोलूं x कॉमा वाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 ऑन r, या चलो सिंपल लेते हैं ऑन z।
बताओ। z मतलब इंटीजर का सेट, ठीक है, z से हम लोग इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कराते हैं। बताओ भाई x और y कब रिलेटेड होंगे? जब x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 होगा। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? ये सिंपल एग्जांपल है, ज्यादा टफ नहीं। बताओ, आई थिंक आपको देखते समझ में आएगा ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगी। व्हाई इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव? क्योंकि कॉमन सेंस की बात है भाई। हम क्या कहना चाह रहे हैं? इंटीजर के सेट पे है ना, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं इंटीजर प्लस इंटीजर इज इक्वल टू 10 है, तो सेम इंटीजर आप लाते रहो हमेशा, तो क्या उनकी वैल्यू 10 आएगी? कॉमन सेंस की बात है भाई। क्या 2 प्लस 2 10 होता है क्या? नहीं होता। 3 प्लस 3 10 होता है क्या? नहीं होता, है ना। बहुत सारे एग्जांपल हैं, सिर्फ एक है भाई 5 प्लस 5 10 होता है बस, बाकी और तो कहीं आता ही नहीं है ना। और क्या ये 2 3 5 ये सब के सब इंटीजर को बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। तो मतलब ऐसे सोचो, मैंने एक एग्जांपल आपको दे दिया है जो कि बगावत कर रहा है, ठीक है। रादर यही एग्जांपल देते ही मैं गड़बड़ बोल देता कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। तो ऐसे नहीं चेक, देखो रिफ्लेक्सिव चेक करने का तरीका ये नहीं होता कि आप किसी भी तरीके से उसको रिफ्लेक्सिव करने की कोशिश करो, आप उसके कोरस्पॉन्डिंग काउंटर एग्जांपल ढूंढ के लाएंगे। तो मैं यहाँ पे काउंटर एग्जांपल ढूंढ के लाया और बोल दिया कि 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 10 नहीं होता, और 2 बिलोंग कर रहा है z को, तो इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। इतना कह के मैं भाग सकता था। तो मैं सिंपली यहाँ पे मैं फॉर्मली ऐसे लिखता, देखो मैं ऐसे बोलता कि 2 belongs to z and 2 is not related to 2। why 2 is not related to 2? देखो not related ऐसे बनाता है, r बना के ऐसे काटा लगा, ठीक है। why I am saying so 2 is not related to 2? because 2 plus 2 is equal to 10, ये बात गलत है, ठीक है। 5 is related to 5, ये बात बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये रिलेशन वाली बात इन्होंने ये बोली है भाई, x plus y is equal to 10 से बोला है, ठीक है। तो मैं ऐसे कह सकता था ना कि x is related to y, x रिलेटेड टू y कब होगा? जब x प्लस वाई 10 के बराबर होगा, है ना। तो मैं बोल सकता था 5 इज रिलेटेड टू 5, ये बात बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि 5 प्लस 5 10 होता है। ये रिलेशन की डेफिनेशन है भाई जो आपको दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। तो सिमिलरली मैंने क्या बोल दिया कि 2 बिलोंग टू z एंड 2 इज नॉट रिलेटेड टू 2, हेंस why 2 is not related to 2? because 2 plus 2 is not equal to 10, hence we have find an element 2, yeah we have find an element which is belonging to the parent set, but this element is not related to itself, hence this relation is not reflexive। इस टाइप से बोलना होता है, बिल्कुल फॉर्मल और बहुत आराम से मैंने बोल दिया। समझ आ गया? अच्छी बात है। नहीं समझ तो प्लीज वीडियो को रिमाइंड करके देखो, ठीक है। बट स्टेटमेंट्स जो मैंने बोली हो प्लीज वो लिख लेना, क्योंकि कल को आपको काम आएंगे। ये चीजें ना इतनी बेसिक है, एबीसीडी है भाई ये चीजें, क्योंकि कल को बड़े बड़े डिफिकल्ट एग्जांपल्स मैं आपको कराऊंगा प्रैक्टिस क्वेश्चंस में। अभी तो मैं सिंपल थ्योरी पढ़ा रहा हूं ना, तो ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, बट जब प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगा एक सेपरेट वीडियो में सारे प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, क्वेश्चंस दूंगा मैं आपको, पूछूंगा आपसे रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है एंड सो ऑन। तो वहां पे आपको बहुत कंफ्यूजन पैदा होंगी दिमाग में, तो कंफ्यूजन पैदा ना हो तो इसलिए आदत बना लो अभी से फॉर्मल वे से प्रॉपर प्रूफ करना आपको आना चाहिए। नो डाउट गेट एग्जाम में कोई सब्जेक्टिव पेपर नहीं, आपको प्रॉपर प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ आइडिया चाहिए होता है। बट वो आइडिया माइंड में क्लिक तभी होगा जब आपको फॉर्मली चीजें आती होंगी, ठीक है। प्लीज बात को ध्यान रखना। हाँ जी, तो समझ में आ गया आई थिंक आप लोगों को। तो ठीक है जी, तो 2 प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू 10, मैंने एक एलिमेंट आपको दे दिया, तो बस मेरी बात वहीं खत्म होगी। तो सिर्फ ऐसे सोचना है आपको, तोड़ने की कोशिश करनी है, जोड़ना नहीं है। तो तोड़ने के लिए आप किसी भी तरीके से ऐसे एग्जाम्पल खोज के लाओ जिससे कि हम कह सके कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। एक भी काउंटर एग्जाम्पल मिल गया या एक भी एग्जाम्पल मिल गया जो बगावत कर रहा है, वही बात खत्म हो जाएगी हमारी। आई थिंक आप समझ गए कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। तो फाइनली देखो, और मैं इसको थोड़ा और मैथमेटिकली बोलता तो मैं ऐसे कहना चाह रहा था कि मैं ऐसे कहना चाह रहा हूँ x प्लस एक्स इज इक्वल टू 10 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z। क्या ये बात ठीक है? अरे तो बिल्कुल ही गलत बात है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना। क्योंकि आप तो दुनिया जहान के ऐसे x ढूंढ के ले आओगे जहां पे x प्लस एक्स इज इक्वल टू 10 नहीं होगा। समझ में आ गया ना। तो ऐसे भी आप सोच सकते थे, वे आपकी मर्जी है, मतलब रिप्रेजेंटेशन आपकी मर्जी है, आप जिस भी तरीके से रिप्रेजेंट करो चीजों को, बट आपको एक्जेक्टली समझ में आना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, ठीक है। बहुत टाइम लगा रहा हूं, आपको लग रहा होगा बहुत सिंपल एग्जांपल है सर, इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं, बट एक्चुअली मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं चाह रहा हूं आपके माइंड में एकदम ये चीजें घर कर जाएं, दिमाग में फिट हो जाएं, फिर कल को आप कभी कंफ्यूज नहीं होगा, डिफिकल्ट एग्जाम्पल बहुत आसान हो जाएंगे। एक बहुत फेमस सेइंग है भाई, टाइम लगाना ना तो सिंपल एग्जांपल्स पे टाइम लगाओ, फिर डिफिकल्ट एग्जांपल आपके लिए सिंपल हो जाएंगे। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। टाइम लगाना है तो कहां पे लगाना है भाई? सिंपल एग्जांपल्स पे टाइम लगाना है। जितना हो सके उतना टाइम लगाओ, जितना ब्यूटीफुल हो सके इसके नोट्स बनाओ, जितना ब्यूटीफुल हो सके लिखो, 1 पेज लिखो, 2 पेज लिखो, जितना लिखना है उतना लिखो सिंपल एग्जांपल के लिए। उसके बाद जब टफ एग्जांपल आपके सामने आएगा आप उसको एक झटके में सॉल्व कर जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज ध्यान रखना, इजी चीजों पे टाइम लगाना होता है, ना कि डिफिकल्ट चीजों पे। लोग क्या करते हैं, डिफिकल्ट चीजों पे टाइम लगाते हैं, इजी को छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन जब डिफिकल्ट चीजें सामने आती है ना तो फिर उनका माइंड चलता ही नहीं, सोच ही नहीं पाते कि करना क्या था,
ठीक है, चलो ठीक है, मैंने काफी कुछ बोल दिया, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, तो ठीक है, तो दिस इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अच्छा जी, तो अब देखो, ठीक है, दैट्स इट, मेरे को स्कोर ज्यादा नहीं खींचना चाहिए। अब एक दो एग्जांपल मैं आपको और कराता हूँ, हटा रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, हाँ जी, अब एग्जांपल देखो, बहुत अच्छा एग्जांपल। जैसे मैं कहूं कि x कोमा वाई, हाँ जी, तो आप समझ गए होंगे x प्लस वाई इक्वल टू ऑन z, जब ये रिफ्लेक्सिव नहीं आई तो ऑन r रियल नंबर कर दो तो ऑब्वियसली वो भी रिफ्लेक्सिव नहीं आएगी। ठीक है ना, हाँ जी। अच्छा, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर मैं आपसे पूछता y इज इक्वल टू x पावर i, ठीक है, और देयर एग्जिस्ट i बिलोंग्स टू z ऑन z। ठीक है, तो मैं ये यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ, एक रिलेशन s है, उसमें x कोमा y, मतलब इस टाइप से ऑर्डर पेयर है, सच दैट y इज इक्वल टू x पावर i। ठीक है, x की पावर i है y, और देयर एग्जिस्ट i बिलोंग्स टू z, मतलब ये जो i है कोई भी i हो सकता है, देयर एग्जिस्ट मतलब कम से कम एक i ऐसा मिले जो कि z को बिलोंग करता हो। ऑन z में पूछ रहा हूं आपसे, पेरेंट सेट z है, तो मतलब क्या हुआ, ये जो x और y है ये सभी z से ही आएंगे, मतलब इंटीजर क्वांटिटी की ही हमें बातें करनी है। ठीक है जी, ओके, तो चलो भाई, अब देखो मैं इसको कैसे सिखाऊंगा। इसको हमें चेक करना रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो पहले तो थोड़ा सा ना आप माइंड चलाया करो और देखा करो कि इसमें एलिमेंट किस टाइप के होंगे, उसके बाद फिर आप आगे बढ़ जाना। ठीक है, अच्छा जी, देखो भाई, सिंपल बात करता हूं मैं पहले, तो आप मुझे ये बताओ 1,1 क्या ये प्रेजेंट होगा इस रिलेशन के अंदर? हाँ जी, बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि ये x है और ये y है। आप बोल सकते हो y इज इक्वल टू एक्स पावर i, मतलब इन द सेंस, और i किसको बिलोंग करना चाहिए? z को, इंटीजर क्वांटिटी होना चाहिए। इंटीजर ना हुआ तो फिर बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो जैसे मैं बोलूंगा y इज इक्वल टू एक्स पावर i, तो 1 इज इक्वल टू 1 पावर i, और आप बोल सकते हैं i की वैल्यू क्या होगी? 1, है ना, 1 इज इक्वल टू 1 पावर 1, रादर i की वैल्यू आप 2 भी मान सकते हो, 3 भी मान सकते हो, जो मन कर रहा है आप वो मान लो, क्योंकि देयर एग्जिस्ट, मैंने बोलता था मतलब कम से कम एक आई मिल जाए जो कि जेड को बिलोंग करता हो। तो एक क्या, मैं तो 1,00,000 जेड ले आऊंगा, सॉरी 1,00,000 आई ले आऊंगा जो कि जेड को बिलोंग करते होंगे। 1,00,000 क्या मतलब इनफाइनाइट आई, सारे के सारे इवन आप आई पकड़ लो, हर एक आई के लिए दिस स्टेटमेंट इज वैलिड। आई थिंक आप समझ रहे हो मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, चलो ठीक है जी, तो फाइनली मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने एक आई चाहिए था, मेरे को मिल गया ना, तो 1,1 विल बिलोंग। अच्छा जी, उसके बाद बोलो भाई 2,2 क्या ये बिलोंग करेगा? क्योंकि मेरे को यही देखना है ना, रिफ्लेक्सिव में क्या चेक करना होता है, x इज रिलेटेड टू x। 2,2 बोलो भाई, तो y इज इक्वल टू एक्स पावर i। ठीक है, मतलब क्या हुआ, 2 इज इक्वल टू 2 पावर i। बताओ भाई, क्या ये बात ठीक है? क्या 2 को 2 पावर i में बोल सकता हूँ? हाँ जी, बिल्कुल बोल सकता हूँ। i की वैल्यू क्या मान लोगे? i इक्वल 1 मान लो, और 1 क्या है भाई? 1 बिलोंग्स टू z है ना, क्योंकि देयर एग्जिस्ट i बिलोंग टू z मैंने कहा था, तो 1 तो इंटीजर क्वांटिटी ही है, तो हमारी बात बन गई। ठीक है ना, ओके जी। अब अगला बोलो भाई 2,4, वैसे जस्ट सेक ऑफ मतलब प्रैक्टिस, क्योंकि ये कोई नया क्वेश्चन है तो मैं आपको सोल्व करा के दिखा रहा हूँ और कुछ नहीं। 2,4 बिलोंग करेगा? बताओ भाई, भाई क्या है भाई? 4 इज इक्वल टू एक्स क्या है भाई? 2 पावर आई, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई? इसका मतलब हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 2 पावर आई। मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, हाँ जी, तो बताओ भाई क्या बनेगी बात? हाँ जी, बिल्कुल बनेगी, है ना, क्योंकि आई की वैल्यू आप 2 भर लो, आपकी बात बन जाएगी। तो ठीक है जी, ये एलिमेंट भी प्रेजेंट होगा इस रिलेशन के अंदर। तो मेरे ख्याल से मेरे को खींचना नहीं चाहिए, आपको पकड़ गए होगी बात को, है ना। 3,3, 4,4, जो आपका मन करे, -4, -4, है ना, इवन जो मन कर रहा है, कोई भी इंटीजर ले लो, हमें बस इतना पता है आई की वैल्यू आप 1 भर लो, आपका काम हो जाएगा। अरे सीधी सी बात, आप यहीं से बोल सकते थे y इज इक्वल टू एक्स पावर आई, है ना, तो मैंने सिर्फ इतना सारा क्यों खींचा है? जस्ट समझाने के लिए। y इज इक्वल टू एक्स पावर आई है, और मैंने क्या कहा था? देयर एग्जिस्ट i बिलोंग टू z, तो i की वैल्यू आप 1 भर लो ना। जैसे आप 1 भरोगे तो आप सिंपली क्या कहना चाह रहे हो? y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स कहना चाह रहे हो, तो इसका मतलब क्या होगा भाई? x इज रिलेटेड टू x, बस काम खत्म हो गया वहीं पे, x और y बराबर है, तो ठीक है जी। 1 1 2 2 3 3 4 4 सारे के सारे प्रेजेंट हो गए, तो बस एक झटके में आंसर आया। हम यहाँ पे क्या कह देंगे भाई? दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। अच्छा जी, उसके बाद चाहे ऑन z बोल दो, चाहे ऑन r बोल दो, इट हार्डली मैटर्स टू मी, आप आई थिंक गेस कर गए होंगे, है ना, बेसिक सी बात है, मैं इसको ज्यादा नहीं खींचता। ठीक है जी, रियल नंबर होगा तो आप 0.5 इज इक्वल टू 0.5 पावर 1, ऑब्वियस सी बात है, 0.2 इज इक्वल टू 0.2 पावर 1, एंड सो सबके लिए बात बनती जाएगी हमारी। ठीक है जी, चलो अब एक आधा एग्जांपल और दिखाता हूँ, हटा रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, ये मैंने इसको खींचा इसलिए जस्ट समझाने के लिए, क्योंकि एक नया एग्जांपल था, शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा, इसलिए मैंने इस पे टाइम लगाया। नहीं तो मैं झटके में बोल के भाग सकता था कि y इज इक्वल टू एक्स पावर आई है, तो आई की वैल्यू 1 भरो, वही काम खत्म। ठीक है, चलो हटा रहा हूं मैं इसको। हाँ जी, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो भाई, अगर मैं आपसे कहूं x, y, और हम यहां कहें कि y डिवाइड्स x,
y डिवाइड्स x। बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है? अच्छा वही बात, आप बोलोगे नहीं मैं नहीं बता सकता जब तक मेरे को आप सेट नहीं दोगे, तो मैं पहले सेट देता हूँ आपको ऑन z। ठीक है, पेरेंट सेट में दे दिया z मतलब इंटीजर क्वांटिटी, इंटीजर हमें वैल्यू लेनी है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कोई मर्जी नंबर ले लो। हाँ बताओ भाई y डिवाइड्स x, तो आपको लगेगा बिल्कुल बात है भाई, लो भाई 1,1 आएगा ही आएगा है ना, तो यहाँ पे x है y है तो y डिवाइड कर रहा है x को, 1 डिवाइड कर रहा है 1 को है ना, उसके बाद 2,2 ये भी होएगा, 3,3 होगा, 4,4 होगा, डॉट 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 है ना। पहचान करवानी है तो पहचान करवाने की बात है, तो y डिवाइड्स x है ना, तो 4,2 हाँ जी 2 डिवाइड करता है ना 4 को, बिल्कुल करता है, 4,2 प्रेजेंट होगा, बट 2,4 ये प्रेजेंट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 4 तो डिवाइड नहीं कर रहा 2 को, 2 डिवाइड कर रहा है 4 को बट 4 डिवाइड नहीं कर रहा 2 को, ये तो कॉमन सेंस की बात है, थिंक आप समझ पा रहे होंगे है ना। तो जस्ट पहचान कर लेके मैं बता दिया कि कौन से ऑर्डर पे होंगे कौन से नहीं होंगे, बट हमारी कंसंट्रेशन यही पे है क्योंकि हमें रिफ्लेक्सिव चेक करना था। 1 1 2 2 3 3 4 4 सारे प्रेजेंट है तो आप बोल दोगे हाँ जी ये रिफ्लेक्सिव है, बट ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। यही छोटी सी गलती हो जाती है एग्जाम में। मेरे को जरा बताओ 0,0 प्रेजेंट होगा क्या? 0,0 प्रेजेंट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 0 डिवाइड नहीं करता 0 को, 0 बाय 0 क्या होता है भाई आपको पता है, ये तो अनडिफाइंड है ना, तो इंटीजर क्वांटिटी नहीं आई। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला ऐसे लिखूंगा, मैं बोलूंगा 0 बिलोंग्स टू z बट 0 इज नॉट रिलेटेड टू 0। वाई 0 इज नॉट रिलेटेड टू 0? क्योंकि रिलेशन की बात मैंने यहाँ बताई कि y डिवाइड करेगा x को है ना, तो ये डिवाइड करेगा इसको, नहीं करता डिवाइड है ना, क्यों? क्योंकि 0 बाय 0 हम नहीं बोल सकते कि ये कोई इंटीजर क्वांटिटी है। आई थिंक आप समझ रहे होगे, रादर ये तो अनडिफाइंड है ना। तो एक काउंटर एग्जांपल मैं बार बार बताता हूं भाई, एक भी अगर आपने काउंटर एग्जांपल दिया तो मेरा काम ही खत्म हो जाएगा, मैं सिंपली बोलूंगा कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो मैंने आपको एक काउंटर एग्जांपल दे दिया, 1,00,000 या इनफाइनाइट एग्जांपल मिल रहे थे जो कि रिफ्लेक्सिविटी को शो कर रहे थे, बट एक एग्जांपल मैंने खोज के दे दिया जो कि रिफ्लेक्सिविटी को शो नहीं कर रहा, वही बात खत्म। तो एक काउंटर एग्जांपल दे देना, चुपचाप से बोलो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको माइंड में फिट करके रखना है, ठीक है जी, ओके जी। अच्छा अब यही सेम क्वेश्चन मैं आर पे पूछता हूँ रियल नंबर, तो भी आप बोल देते 0 तो बिलोंग करता है ना, तो बस वही बात खत्म हो जाएगी। तो ऑन रियल नंबर बोलेंगे तो भी ये रिफ्लेक्सिव नहीं निकलेगी, ठीक है। बट अगर मैं आपको बोल देता ऑन, अच्छा नोट डाउन कर देना भाई साथ साथ, ठीक है, पहले z लिखा था नोट डाउन कर लेना, फिर मैंने r लिखा था रियल नंबर का सेट, वो भी नई बात बनी, उस पर भी कांटा लगा देना। अब मैं पूछता हूँ z प्लस, z प्लस कौन समझते हो? पॉजिटिव इंटीजर, मतलब उसमें 0 इंक्लूडेड नहीं है, बस 0 तो सबसे बड़ी टेंशन दे रहा था आपको, सारे एलिमेंट्स आएंगे ना, तो ये रिफ्लेक्सिव आ गई। देखा कितनी अच्छी बात है। तो इसलिए मैंने बोला था जब तक सेट नहीं दूंगा, जब तक पेरेंट सेट नहीं दूंगा आपको कोई कमेंट नहीं करना। तो फिलहाल अगर मैं सिंपली ये देके भाग जाऊं s इज इक्वल टू x, y डिवाइड्स x, तो क्या है भैया, कहां से आ रहे हैं x y? पेरेंट सेट तो बताओ, जब तक पेरेंट सेट नहीं बताओगे मैं आंसर नहीं करूंगा। तो दे दिया मैंने पेरेंट सेट और z प्लस आगे रिफ्लेक्सिव। तो देखा किसी पेरेंट सेट पे आ रहा है रिफ्लेक्सिव, किसी पेरेंट सेट पे रिफ्लेक्सिव नहीं भी आ रहा, तो ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो z प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर, हाँ जी काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा या फिर मैं दे सकता था z माइनस मतलब नेगेटिव इंटीजर, उसमें भी काम कर रहा है। आई थिंक आप समझते होगे ना, ये z प्लस बोलो या नेचुरल नंबर का सेट बोलो, एक ही बात है। नेचुरल नंबर में 1 से शुरुआत होती है ना, होल नंबर में 0 से शुरुआत होती है, पता ना सबको। नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है भाई, 1 2 3 4 डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी, और होल नंबर का सेट कहां शुरू होता है भाई, 0 1 2 3 डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी, है ना। तो z प्लस बोल देते या घुमा के नेचुरल नंबर का सेट बोल देते, तो आप क्या क्या कहते भाई, ये रिफ्लेक्सिव है। बट ऑन अगर होल नंबर w बोल देते या होल नंबर प्रॉपर बोल देते हैं एग्जांपल में होल नंबर, तो आप क्या क्या कहते हैं भाई, ये नहीं है, क्यों? क्योंकि 0 टेंशन देते हैं आपको। आई थिंक आप समझ गए होंगे है ना, z प्लस में जब 0 है ही नहीं तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है जी। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। सिमिलरली और अगर मैं आपको यहाँ पे ये कह देता r प्लस मतलब रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव नंबर में 0 इंक्लूडेड नहीं होता, बात बिल्कुल ठीक है जी, डिवाइडेड डिवीजन वाली बात है, क्योंकि 0 तो सबसे बड़ी टेंशन है ना आपके दिमाग में, 0 को मैंने सॉर्ट आउट कर दिया यहाँ पे, प्लस देते ही 0 उड़ गया, ठीक है। अच्छा और एग्जांपल दूं मैं, ऐसे भी दे सकता था z माइनस 0 लाइक दिस, 0 ही तो टेंशन थी सबसे बड़ी। तो z सेट मतलब जो इंटीजर का सेट है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ मर्जी ले लो, और 0 को मैंने यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब 0 मैंने इंक्लूड नहीं किया, तो हमारा काम वही बन जाएगा, दिस इज ट्रू, ठीक है। मैंने काफी स्पीड से बोल दिया, प्लीज अगर नहीं समझ आए तो वीडियो को पॉज कर करके सारे एग्जांपल लिख लेना, ठीक है। मैं बार बार चीजों को नहीं खींचूंगा क्योंकि वीडियो जबरदस्ती का लंबा हो जाएगा, ठीक है जी। तो z माइनस 0 में भी चलेगा, सिमिलरली आप समझ रहे होगे r माइनस 0 में भी चलेगा, r में नहीं चलेगा, z में नहीं चलेगा, उसके बाद z प्लस में चलेगा, नेचुरल नंबर में चलेगा, ठीक है, z माइनस में चलेगा, r प्लस में चलेगा, ठीक है। चलो मैंने सारे लिख दिया, आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलो ठीक है जी, तो ये डिवीजन वाली बात होगी। अच्छा एक दो एग्जांपल मेरे मन में और आ रहे हैं, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल अब आएगा, प्लीज बहुत ध्यान से समझना। मैं पहले साइड में हो रहा हूँ, फटाफट इसको नोट डाउन करो। हाँ जी कर लिया नोट डाउन, हटा रहा हूँ मैं इसको। अब जो मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा ना भाई,
वो लगभग 99% क्या 99.99999 जितने मर्जी 9 लगा लो, लगभग सारे टीचर्स कंसेप्ट गलत बताते हैं और लगभग सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में भी ये कंसेप्ट गलत बैठा हुआ होता है। ठीक है, जिसके कारण आप वही बात है, गेट में जो प्रोफेसर हैं वो तो बहुत इंटेलिजेंट है, उनको पता है कि कहाँ पे स्टूडेंट्स फंसते हैं और वही क्वेश्चन गेट में डालेंगे। अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है और मेरा अंदाजा है कि आज नहीं तो कल ये क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। मैं आपको बोलता हूं रिलेशन R इज इक्वल टू 5। एम्प्टी रिलेशन एक रिलेशन ही होती है, मैंने आपको पहले भी समझाया था, क्योंकि देखो रिलेशन क्या होते हैं भाई, सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज एनी सेट, है ना, चाहे फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट हो, इट हार्डली मैटर्स टू मी, कोई भी सेट है, आर ए क्रॉस ए का सेट, मतलब ए क्रॉस ए मैंने ले लिया, उसका सबसेट है हमारे पास रिलेशन, या ए क्रॉस बी ले लो, जो मर्जी ले लो, कैसा भी सेट लो। और आपको पता है कि फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, है ना, फाई इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, तो रिलेशन एम्प्टी हो सकती है, इट हार्डली मैटर्स टू मी। मैं आपको वैसे पहले बता भी चुका हूं, बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ रिवीजन मैंने बता दिया। हाँ जी, तो अब मैंने आपको बोला कि रिलेशन है हमारे पास 5 और मैं आपसे पूछता हूं कि इज इट रिफ्लेक्सिव। अब काफी लोग एक्साइटेड होके बोल देते हैं कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, टीचर्स भी बोल देते हैं, स्टूडेंट भी बोल देते हैं, बट मैंने अभी आपको क्या सिखाया था, कोई भी रिलेशन है आपके सामने, आपको क्या बोलना है, पहले पूछो पेरेंट सेट कौन सा। अगर आपने पेरेंट सेट ही नहीं पूछा तो फिर कमेंट करना ही नहीं चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन मैंने दिया ये अधूरा क्वेश्चन है। आप पहले यहां मेरे से पूछो कि पेरेंट सेट कौन सा है भाई। बिना पेरेंट सेट के मैं कैसे बोल दूं कि एम्प्टी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगी या नहीं होगी। तो मैं अब आपको पेरेंट सेट देता हूं। तो अब मैंने देखो, जैसे सपोज कर ला सेट ले लिया मैंने A1, 2। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं R इज इक्वल टू 5, तो आप क्या कहेंगे, एक झटके में बोलेंगे कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव की खास बात क्या है भाई, रिफ्लेक्सिव में 1, 1 और 2, 2 तो होना ही चाहिए, बाकी कोई हो ना हो इट हार्डली मैटर्स टू मी। बाकियों को मारो गोली, 1, 1, 2 तो होना ही चाहिए था, क्योंकि पेरेंट सेट में 1 और 2 था। ऐसे कोई इनफाइनाइट सेट होता, इंटीजर का सेट होता, तो हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड तो होना ही चाहिए था, बाकियों को मारो गोली, बाकी कुछ आए ना, इट हार्डली मैटर्स टू मी, है ना। तो आप समझ गए हो। तो अब अगर मैं इसको देखो, फाइनाइट है ना रिलेशन, तो मैं ग्राफ की हेल्प से समझाने की कोशिश करूं, डायरेक्टेड ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो 1 और 2 ये नोट्स बनेंगे ना, तो मैं बोलूंगा कि सेल्फ लूप होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, रिफ्लेक्सिविटी की क्या पहचान होती है भाई, डायग्राफ में सेल्फ लूप होनी चाहिए। डायग्राफ वगैरह अगर आपको नहीं पता कि मैं क्या बना रहा हूं, तो ये सब चीजें, डायग्राफ मतलब डायरेक्टेड ग्राफ, ये सब चीजें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई थी, ए टू बी प्रेजेंट रिलेशन, रादर अभी स्टार्टिंग में भी समझाया था जब मैं समरी दे रहा था, है ना। तो डायग्राफ में सेल्फ लूप होनी चाहिए, अगर सेल्फ लूप होगी तो रिफ्लेक्सिव होगी, अदरवाइज रिफ्लेक्सिव नहीं होगी। और हर एक नोड पे सेल्फ लूप होना चाहिए। अब वही बात है, डायग्राफ में सिर्फ फाइनाइट रिलेशन के लिए बना पाऊंगा, इनफाइनाइट रिलेशन के लिए बना नहीं सकता। तो ऑब्वियसली फाइनाइट रिलेशन आएगी तो बड़े आराम से चेकिंग कर सकते हैं, डायग्राफ बनाओ और देखो सेल्फ लूप है कि नहीं है, बस। ठीक है, आई थिंक समझ रहे हो क्या। हाँ जी, तो ठीक है जी, तो ये मतलब रिफ्लेक्सिव है, ए सेट है, उसमें 1 और 2 एलिमेंट्स है, तो 1, 1, 2 तो होना ही चाहिए था, इसके अलावा कुछ हो ना हो इट हार्डली मैटर्स टू मी। अब ये 5 मतलब क्या, एम्प्टी रिलेशन, इसमें तो कुछ भी नहीं आया, तो कुछ भी नहीं आया तो पक्की बात है रिफ्लेक्सिव नहीं निकलेगी। आई थिंक आप समझ गए। ठीक है, ऐसे ही कोई और सेट होता तो मेरे को इसको खींचना नहीं चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5 जो मर्जी ले लो, इट हार्डली मैटर्स टू मी। अगर मैं रिलेशन को 5 बोल दूं तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं निकलेगी। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो सिंपल भाषा में बोलूं, अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट ए, वो ए कुछ भी हो सकता है, नॉन एम्प्टी सेट ए कैन बी इधर रियल नंबर का सेट या इंटीजर का सेट या पॉजिटिव इंटीजर का सेट या कोई फाइनाइट सेट, जो मन कर रहा है कैसा भी ले लो। नॉन एम्प्टी सेट ए, फॉर नॉन एम्प्टी सेट ए फाई इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये बात ध्यान रखना भाई। ठीक है, फाई इज नॉट रिफ्लेक्सिव, क्या क्या भाग दो, बात गलत है भाई, कि सेट तो दो पहले, बिना सेट दिए आप कैसे बोल रहे हो। तो फाई इज नॉट रिफ्लेक्सिव किसके लिए कह रहा हूं, फॉर नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट है उस केस में फाई रिफ्लेक्सिव नहीं आएगी। बट आप समझ गए होंगे अब मैं क्या कहने वाला हूं। अगर सेट इटसेल्फ एम्प्टी निकला, मतलब पेरेंट सेट ही एम्प्टी है, तो फिर उसमें कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो मैं चेकिंग किसके लिए करूं, तो मैं चेकिंग कर नहीं सकता। उस केस में आप समझ गए होंगे कि फाई रिलेशन जो एम्प्टी रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव आएगी। समझ गए बात, बहुत अच्छी और बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। तो जब भी आपसे कल को कोई पूछेगा कि एम्प्टी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, आप क्या बोलेंगे, मैं नहीं बता सकता, पहले सेट तो दो। तो सेट मैंने दिया, बोला, फिर मैंने नॉन एम्प्टी सेट, तो फिर आप बोल देंगे कि नहीं जी रिफ्लेक्सिव नहीं है। लेकिन अगर मैंने पूछा कि एम्प्टी सेट पे रिलेशन एम्प्टी, वो रिफ्लेक्सिव होगी कि नहीं, हाँ जी बिल्कुल होगी। तो मैं नीचे लिख देता हूँ भाई ये पॉइंट, कहाँ लिखूं मैं, जगह तो नहीं बन रही, यहीं लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैं बोलता हूं फाई इज रिफ्लेक्सिव if parent set A, if
पेरेंट सेट ए इज 5 मतलब एम्प्टी। ठीक है, वैसे मैंने आपको सेट थ्योरी में हमेशा से समझाता आ रहा हूं कि जब भी एक्सेप्शन आएगी तो वो 5 से रिलेटेड आएगी, तो प्लीज ध्यान रखना। अब गेट में ना ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि फॉर नॉन एम्प्टी सेट ए 5 इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आप टिक लगा देंगे, हाँ जी बात ठीक है, 5 इज रिफ्लेक्सिव इफ पेरेंट सेट ए इज 5, मतलब इफ पेरेंट सेट इज एम्प्टी देन एम्प्टी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, हाँ जी आप इस पे टिक लगा देंगे, तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। बट ऐसे पूछता कि एम्प्टी रिलेशन इज नेवर रिफ्लेक्सिव, तो ये बात बिल्कुल गलत है। नेवर कहां से है भाई, आपको पूछना चाहिए था ना कि सेट कौन सा है, रादर उन्होंने दिया नहीं ना, तो नेवर कह के क्वेश्चन पूछ सकते थे। देखो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, अगर आपसे पूछते कि एम्प्टी रिलेशन इज नेवर रिफ्लेक्सिव, ट्रू और फॉल्स में क्वेश्चन आ सकता था, पूछ सकते थे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना। और एमएसक्यू आ रहा है आजकल मल्टी सिलेक्ट क्वेश्चन, तो मल्टी सिलेक्ट क्वेश्चन में थ्योरेटिकल पॉइंट्स तो आपके दिमाग में अच्छे से छपे हुए होने चाहिए, क्योंकि मल्टी सिलेक्ट क्वेश्चन में 99% थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे, है ना। न्यूमेरिकल तो आएंगे नहीं, न्यूमेरिकल का तो आंसर लगभग एक ही आता है हर बारी, है ना, तो फिर वो तो एमएसक्यू में बन नहीं सकते। एमएसक्यू में ज्यादातर थ्योरी क्वेश्चन बनते हैं, और थ्योरी वाले क्वेश्चन में देखो वो ऐसे पूछ सकते थे कि एम्प्टी रिलेशन इज नेवर रिफ्लेक्सिव, तो आप बोल देंगे कि हाँ जी ये बात तो बिल्कुल ठीक है, आप पढ़ के आए होगे और शायद पता नहीं किसी टीचर ने आपको गलत भी पढ़ा दी होगी कि हाँ जी रिफ्लेक्सिव नहीं होता, है ना। बट एक्चुअली ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। इन्होंने नेवर रिफ्लेक्सिव कहा है, मतलब इन द सेंस आप कोई भी सेट उठा लो दुनिया का, कि कोई भी पेरेंट सेट उठाओ, हर एक पेरेंट सेट पे ये क्या कहना चाह रहे हैं कि एम्प्टी रिलेशन कभी रिफ्लेक्शन नहीं निकलेगी। बट एक पेरेंट सेट है मेरे पास, कौन सा, एम्प्टी, तो अगर मेरे पास एम्प्टी सेट, पेरेंट सेट ही एम्प्टी हुआ तो रिलेशन मेरी क्या निकलेगी, रिफ्लेक्सिव, तो इसलिए स्टेटमेंट क्या होगी भाई, फॉल्स। अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, इस पे तारे बना लो, स्टार बना के लिख लो अपने अच्छे से कॉपी में, नोट्स में, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है भाई, ठीक है, प्लीज ध्यान रखना, इन सब टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अभी तक शायद प्रोफेसर का दिमाग वहां तक गया नहीं है, पता नहीं क्या चक्कर है, नहीं आया, बट आ सकता है, ठीक है, प्लीज इसको माइंड में फिट करके रखना, ठीक है जी। चलो ठीक है, दैट्स इट। तो ठीक है, वीडियो शायद लंबा हो जाएगा, मैं इसको ज्यादा नहीं खींचता हूँ, मैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन तक ही अपना अपने आप को यू कैन से छोड़ देता हूँ यहीं पे, ज्यादा इसमें अभी आगे नहीं घुसता। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इररिफ्लेक्सिव रिलेशन और बाकी अलग अलग टाइप्स के रिलेशंस को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।